आप देख रहे हैं जनमंच और आज हम यहाँ श्रीनगर की खूबसूरत नगीन लेक से आपका इस्तेमाल करते हैं और मैं हूं शैलेंद्र वांगू। अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट हुए 5 साल होने को हैं और इन 5 सालों में कितनी बदली है कश्मीर की तस्वीर, आज इसी मुद्दे पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान यहाँ मौजूद हैं। आपको इंट्रोडक्शन मैं कराना चाहूँगा। हमारे साथ जावेद बेग साहब हैं जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट इरफान लोन साहब हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और फिरदौस अहमद भट्ट जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फिलहाल बारामूला से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं मोहम्मद याकूब डूनू जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और टूरिज्म इंडस्ट्री में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। अपनी हाउस बोट इनके पास यहाँ पर श्रीनगर नगीन लेक में है। सर, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगा डूनू साहब कि 5 साल बीतने को हैं टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि आप हाउस बोट ओनर भी हैं, पिछले साल 2 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर में जो टूरिस्ट आए हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखते? देखिए जनाब, जब यहाँ पे मुफ्ती साहब भी वज़ीर आला थे तो उस टाइम भी इतना हजूम आया यहाँ पे, सैलाब जिसको कहेंगे हम टूरिस्ट का, तो हमें मजबूरन जहाँ हमारे घर थे, जहाँ पे हमारे 5 रूम थे, वहाँ पे एक रूम में हम ठहरे और बाकी वहाँ पे हमने दूसरे कम रूम में अकोमोडेट किया। यहाँ तक कि नज़दीकी यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, इधर हमने टेंट लगाया था और वहाँ पे भी उसके ग्राउंड में भी हमने टूरिस्ट को अकोमोडेट किया। अब अगर ये कहा जाएगा कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड टूटे गए, तो मैं कहूँगा कि ये एक मजाक सी बात है, क्योंकि आर्टिकल 370 से और टूरिज़म के साथ इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। कश्मीर ऐसी डेस्टिनेशन है दुनिया भर में, ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अगर हम अक्रॉस द ओशंस भी देखें, जो फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं जिनकी तमन्ना होती है कि ज़िंदगी में हमने एक मरतबा कश्मीर आना है और कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में, खासकर जो हमारी नॉवेल्टी है हाउस बोट, उसमें ठहरना है। तो आर्टिकल 3 हटने से यहाँ पे टूरिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, हालात बहुत सुधार में आ गए, नॉर्मल सी आई, पथराव जहाँ तक होता था वो 0 पे आ गया। लेकिन जो नंबर है टूरिस्ट के आने का, ये आंकड़ा जो 2 करोड़ का है, ये तो पहली बार अचीव हुआ है। अब ये आंकड़ा कहाँ से आया सर, मैं इसमें ताजुब करता हूँ। देखिए, मैंने यही कहा कि आंकड़ा कैसे आ गया। फ्लाइट से गेस्ट आते हैं, कहाँ पे इनकी एंट्री होती है और कहाँ पे इनका फॉर्म जमा किया जाता है। इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं, टूरिज्म के आने पे ही आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि टूरिस्ट। देखिए, आपने आंकड़े की बात की ना, तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं जनाब। अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे करीबन 1 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट आ गए, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है, जो माना जाता हम ऑथेंटिक है, प्रूफ है। ये बात तो मानते हैं कि हालात में बदलाव हुआ है 2019 के बाद? बेशक, उसमें कोई दोहराई नहीं है। हालात नॉर्मल से आ भाई, मैंने यहीं से कहा, पथराव जहाँ पे होता था वो 0 पे आ गया। जल से जुलूस जो होते थे गली कोचों पे, नुक्कड़ों पे, सड़कों पे, देहातों में, शहरों में, उनमें 0 आ गया। तो हालात बदल गए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा फिरदौस अहमद भट्ट साहब, आप क्योंकि कैंडिडेट हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, सजाद लोन के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव वहाँ लड़ने जा रहे हैं, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए कैंडिडेट, इस बार कैंपेनिंग करना कितना अलग रहा आपके लिए? क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं 370 को हटे हुए, वहीं जैसे बता रहे थे हमारे साथी कि हालात में काफ़ी सुधार हुआ है, और इस तरह की जो कैंपेनिंग हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे डाउनटाउन की बात करें, जामा मस्जिद की बात करें, वहाँ पे कैंपेनिंग की है। इस बार में कैंपेनिंग जब आप कर रहे हैं तो कुछ फ़र्क महसूस करते हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बेहद ही मशकूर हूँ। काफ़ी हद तक बदलाव है इसमें, इसको हम मानते हैं, लेकिन काफ़ी सारी मुश्किलातें भी हैं। फाइनेंशियली जो है, इकोनॉमिकली जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे लोग पीछे चले गए हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई है, जैसे ये इन्होंने कहा हालात पे बदलाव आया है, जैसे पथराव में इन्होंने कहा, या जो यहाँ पे जो एक कॉल लगती थी कश्मीर में, पहले जब से पहले कॉल दी जाती थी, बंद की कॉल, बाइकआउट की कॉल, वो इस बार नहीं हुई है। कैंपेनिंग अच्छे से हो रही है, लेकिन जो हालात लोगों के हैं, जो लोग हैं, लोगों के हालात ठीक नहीं हुए। मतलब उनकी जो प्रॉस्पेरिटी, जो प्रोग्रेस उस तरह की नहीं है जो हम समझते थे, जो हमें ख्वाब दिखाए गए थे। मतलब ये कहा गया था कि अब कश्मीर मतलब कुछ समय में ही मतलब इक्वल टू दिल्ली होगा या इक्वल टू अदर जो सिटीज़ है, मॉडर्न सिटीज़ है दुनिया भर में, वो कश्मीर उस सतह पे आ जाएगा। उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। हम मानते हैं डेवलपमेंट है, हम मानते हैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है ऐसा, लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरीके की जो एक
जो हम समझते थे, जो हमें समझाया गया था, एक लीडरशिप डेवलप होगी, कश्मीर से एक लीडरशिप डेवलप होगी, यहाँ पे नए लीडर्स को मौका दिया जाएगा, यहाँ पे अच्छे लोगों को, साफ़ सुथरे लोगों को मौका दिया जाएगा। लेकिन फिर एक बार वही स्टंट, वही चीज़ें, उन्हीं लोगों को मौका दिया जा रहा है, जज्बातों पे इलेक्शन लड़ाए जा रहे हैं, जज्बात क्रिएट किए जा रहे हैं। अगर मैं मानता हूँ कि अगर मैं भी जेल गया होता 1-2 साल तो शायद मैं भी आज मतलब जीत जाता, इलेक्शन जीत जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है, बट मैं यही समझता हूँ। तो ये चीज़ें जो इस तरीके के स्टंट जो बनाए जा रहे हैं, तो इससे जो है असल में जो इलेक्शन से वो इश्यूज़ पे हमें लड़ने चाहिए। जो आम लोगों के मसले मसाइल है या जो यहाँ के बड़े इश्यूज़ हैं, लोगों के इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत थी। लेकिन आज भी जो है उसी तरीके के स्टंट श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखे गए या अभी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी सिर्फ़ और सिर्फ जज्बातों पे ये इलेक्शन लड़ाए जा रहे हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि ये आम लोग कर सकते हैं या कोई, इसके पीछे मैं समझता हूँ एक बड़ी ताकत है, जो इंडिपेंडेंट मेरे जैसे कैंडिडेट जो आम घरों से आते हैं, जिनके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पीछे मैं कोई बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं हूँ, मैं कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटा नहीं हूँ, लेकिन मेरे भी ख्वाब है। मैं समझता हूँ कि मुझे भी हक है और मैं भी डिज़र्व करता हूँ कि मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट करूँ, बारामूला के उन नौजवानों को रिप्रेजेंट करूँ जो बेरोज़गार है, या कश्मीर के उन लोगों को रिप्रेजेंट करूँ कि जिनके मुश्किलात हैं, लेकिन उस तरह का मौका नहीं मिल रहा है। मैं बहसीत आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त बारामूला से कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ के यूथ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म होनी चाहिए, जो मुश्किलात है वो ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस सिर्फ ये है कि जज्बातों पे इलेक्शन लड़ाए जाए कि ये मुश्किलात तब खत्म होंगे जब यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होंगे। बिल्कुल, एक तो असेंबली इलेक्शंस होनी चाहिए, और असेंबली इलेक्शंस में ये मैं समझता हूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये उन जो यहाँ पे जो भारत को जो यहाँ के थिंक टैंक्स हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वाकई हमें जम्मू कश्मीर को बदलना है तो यहाँ पे साफ़ सुथरे लोगों को, अच्छे लोगों को, जो यहाँ पे ग्राउंड से जुड़े लोग हैं, उनको मौका देने की ज़रूरत। तभी हम सही माने में यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है, यहाँ पे पीस और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सही माने में यहाँ की लोगों की नुमाइंदगी हो सकती है। लोन साहब, आपसे समझना चाहूंगा, देखिए ये जो वोटिंग इस बार हुई है पहले फेज में, जो JNK के जो कश्मीर की 3 सीटें हैं, श्रीनगर सीट पर जो वोटिंग हुई है वो 38% है, जो पिछले 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। आपका असेसमेंट क्या है, क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग इस बार बाहर निकले? इससे पहले जब जो भी इलेक्शंस हुए हैं 1996 में आई थिंक 40% के आसपास वोटिंग हुई थी। ये बदलाव क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, हम उम्मीद करते थे कि जब पूरे देश में कहीं जगहों पर राज्य असेंबली के भी चुनाव हो रहे हैं, तो हम उम्मीद करते थे यहाँ पर भी असेंबली के चुनाव साइमल्टेनियसली होने चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का कि उनकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। उसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम ये समझते हैं कि जो हमारे जेन्युइन पॉलिटिकल राइट्स है एनश्राइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमें भारत सरकार ने ही, भारत के संविधान में हमें मिले थे, पूरे देशवर्ष ने हमें दिए थे, जिनको बहुत पहले से इरोजन हुआ और 5 अगस्त को जो भी हमारे पास था वो हमसे लिया गया। हम मानते हैं न्यायालय में हम गए, लेकिन एक उसके साथ साथ एक लोकतंत्र में हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने राइट्स के लिए फाइट करें, वो राइट्स जो पॉसिबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम ये समझते हैं कि जो आज एक बहुत अच्छी बात है कि बदलाव है, जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। इलेक्शंस जो हो रहे हैं, कुछ शिकायतों को छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है कामयाब रही है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में भी, एक फ्री इलेक्शन करने में, और लोगों की पार्टिसिपेशन हो रही है। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मानना है, जो मैंने देखा उनके एक सीनियर लीडर सुनील शर्मा जी कह रहे थे कि जो 19 में 5 अगस्त के फैसले से पहले लोगों ने खाली 13% वोट डाला, और आज 36-37% वोट श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आए और लोग जुड़ रहे हैं। नौजवान पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के संविधान में। वो किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़े। वो कहते हैं कि ये एक एंडोर्समेंट है
कि 5 अगस्त का फैसला जो है जम्मू कश्मीर के अवाम ने वो कबूल किया। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। हम इसे बहुत हम्बली इसे डिसएग्री करते हैं। हम कहते हैं कि इसे उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे पॉलिटिकल राइट्स जो है वी विल फाइट फॉर देम। हम उसके लिए एक आंदोलन देश भर में करेंगे पीसफुली और उसे इलेक्शन से बियॉन्ड देखा जाए। हाँ, जहाँ तक आपने कहा एक बदलाव की बात है, अभी इससे पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे, वो यही कह रहे थे कि कल तक जो नौजवान हम देख रहे थे कि 2016 की जब अनरेस्ट यहाँ पर था, तो वही जैसे हम कोड भी बहुत लोग कर रहे थे कि न थकने वाली, न झुकने वाली, न बिकने वाली, देखो देखो कौन आया, तो शेर आया शेर आया। तो ये तराने तब 2016 में एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लोग पेश करते थे, और आज वो अगर हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये कर रहे हैं यही बिल्कुल। अब ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा, ये तो 5 अगस्त 370 हटने के बाद ये संभव है कि जो बुरानवानी के लिए तराने लोग पेश करते थे, आज वो हिंदुस्तान के जमहूरियत में, हिंदुस्तान के आईन में नौजवान कहते हैं कि आइए हम वोट डालते हैं, अपने नुमाइंदों को हिंदुस्तान के ऐवान में भेजते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कबूल करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये मुतबादिल है, जो हम एक हल चाहते हैं, परमानेंट हल, यहाँ का एक राजनीतिक मुद्दा है, कहीं युद्ध हुए हैं, 1 लाख लोग मारे गए हैं, अगर आप ये समझते हैं कि 5 अगस्त के फैसले के बाद आज यहाँ का युवा हिंदुस्तान के लोकतंत्र में शामिल हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा है, भले ही किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को वोट डाल रहे हैं, लेकिन वो लोकतंत्र के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन कृपा इसे आप कश्मीर जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स है उसका विकल्प ना माने, वो आप गलती ना करें। हम अपने लोग हैं, हमें संघर्ष करने दीजिए और हमारी जो जेन्युइन राइट्स है उनको बहाल इस करिए। पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से यह बयान सामने आया है कि ये जो वोटिंग हुई है लोगों की नाराजगी है, लोग इसलिए घरों से बाहर निकले हैं क्योंकि वो 5 अगस्त के फैसले से नाराज हैं। क्या ये असेसमेंट सही है? देखिए, हर कोई एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू दिस अपने असेसमेंट जो भी उनकी होगी। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल एनालिस्ट हियर, जस्ट व्हाट आई फील एज ए कश्मीरी कि जो 5 अगस्त का फैसला है, जो भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार उसे जोड़ती है कि आज युस लुको ये बाइकॉट फुटरो आफ्टर डिकेड्स एम हसा कोर हिंदुस्तानुक ऐन मजबूत, उमस त्रो 5 अगस्त किस फैसलस मोहर, मैं वो सही नहीं मानता हूँ। हाँ, वट एवर जैसे अभी याकूब साहब कहते हैं, ये चीज़ हम मानते हैं, बदलाव आया है। लुक रोज़ान रूठे रहते थे। मैं खुद डीडीसी चुनाव लड़ा हूँ और इससे पहले असेंबली चुनाव लड़ा है। मैं आपको सिंसियरली कहता हूँ, ये इलेक्शन मज गसा लुक पत वन तुह गद्दार, तो हाथ छुपाना पड़ता था कि आपने वोट डाला है, खाली गोली का सामना नहीं, बहुत ही ह्यूमिलेशन होती थी। लेकिन आज एक बदलाव है, लोग ओपनली सामने आए हैं और डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। हम इसे कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं, वी आर फॉर डेमोक्रेसी। लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि एक मुस्तकिल मिजाज आप रखें। एक दिन बाइकआउट और दूसरे दिन आप पार्टिसिपेट करें, ये मुस्तकिल मिजाज सूट नहीं करता, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी, छवि जो है वो ख़राब रहती है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स है उनके लिए हम सबको फाइट करना चाहिए, और पॉलिटिकली इंशाल्लाह जो हमारे जेन्युइन राइट्स है, जो हमारा हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ था, हमें जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी, उसके लिए हम फाइट करेंगे इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा। मोदी जी को हम कहते हैं कि उनको एक स्टेटसमैन बनना है, फार साइटेडनेस दिखानी है और हमारे जेन्युइन इश्यूज को रिड्रेस करना है। लेकिन लोन साहब, अभी एक स्टेटमेंट हमने देखा फारूक अब्दुल्ला साहब का, जहां वो कह रहे हैं कि जो 370 है उसकी वापसी के लिए जो संघर्ष है, जो जद्दोजहद है, वो जारी रहेगी। लेकिन इस बार जो हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है, जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, उसमें 370 का जिक्र ही नहीं है। तो वापस आने का कोई रोड मैप है, कोई रास्ता है, या सिर्फ ये चुनावी बयानबाजी है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो इंडिया अलायंस में या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन हमने हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम का जो मानना है कि 5 अगस्त का फैसला जो था सही नहीं था, जमहूरी हक हमारा बनता है, हम उसके लिए फ़ाइट करेंगे। और इंशाल्लाह हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में कनन गोपीनाथन जैसे भी लोग हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिया कि कश्मीरियों के साथ जाती हुई है, इनके राइट्स वायलेट किए गए हैं,
और हम ये मानते हैं कि हमें पूरे देश में आंदोलन करना होगा, संघर्ष करना होगा। ये केवल आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी किसी पार्टी तक महदूद ना रखे। हम समझते हैं कि इसमें एक जन आंदोलन की ज़रूरत है, पीसफुली, लेकिन पूरे मुल्क में घूमना होगा, अपने देशवासियों से बात करनी होगी और अपने जो राइट्स है उनकी बहाली के लिए हमें संघर्ष केमिकल एक बयान में जहां पे जोड़ना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि आर्टिकल 370 की जो दीवार गिरी है उसका मलबा भी अब उन्होंने गाड़ दिया है। खैर, आपसे बात करेंगे जावेद बेग साहब की आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पिछले दिनों से कुछ प्रोटेस्ट वहां चल रहे हैं महंगाई को लेकर, और वो हवाला दे रहे हैं कश्मीर का कि जिस तरह की वहां की डेवलपमेंट हुई है और 70 सालों में पीओके में कुछ भी नहीं हुआ, और इसका हवाला देते हुए कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उन हालात पर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? शैलेंद्र भाई, शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। देखिए, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, पीओजेके पीओजीबी वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा है। हमारा इल्हाक बिल्कुल यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हुआ है, और पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना, गैर मुनसिफाना, गैर कानूनी और गैर इखलाकी तौर पे हमारे वो दो हिस्से हड़प लिए हैं। जम्मू कश्मीर वाखान से लेकर लखनपुर तक है, जिसका इल्हाक हमारे महाराजा साहब ने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ किया है, कुछ शर्त शुरूत के साथ। लेकिन उसमें भी मैं ये एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देना चाहूँगा। 71 का जो वॉर पाकिस्तान ने हारा, जिसमें बांग्लादेश एक देश बना, उसके बाद जो एग्रीमेंट हुए, खासकर शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान का कोई भी मुदाखलत पाकिस्तान की हमारे इंटरनल इशूज़ में नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पीओजेके पीओजीबी। हालांकि वो हिस्से मुतनाज़ है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये बाज़ाब्ता तौर हमारे बुजुर्गों ने, और सही डिसीजन लिया, हमारे बुजुर्गों ने आइडिया ऑफ इंडिया का साथ दिया 47 में। एक फेल्ड आइडिया जो मजहबों की बुनियाद पे बना था, जिसे हम फेल्ड आइडिया ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सो कॉल्ड, वहाँ पे और यहाँ पे क्या फ़र्क है आप पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते थे। आज पता चला कि वही गुलाम है। हमारे जम्मू कश्मीर से आज़ाद हिंद का पहला प्राइम मिनिस्टर कश्मीरी बना, नेहरू साहब, ही वॉज अ कश्मीरी। हमारे आज़ाद हिंदुस्तान में ऑनरेबल होम मिनिस्टर हमारे कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम बने। हमारे आज़ाद हिंद में जो आज़ाद हिंद का सबसे टॉप प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसमें टॉप हमारे कश्मीर का एक नौजवान करता है, शाह फैसल साहब। हमारे हिंदुस्तान में आपने कल वोट डाला, क्योंकि आप दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट पार्लियामेंट में जाने वाले हैं। हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख से 6 हमारे कश्मीर के रियासती पार्लियामेंट में जाने वाले हैं 4 जून को। पीओजेके में, पीओजीबी में आपको वोटिंग राइट्स ही नहीं है। वहाँ पे उस हिस्से में, बरसगीर के उस हिस्से में पाकिस्तानी पंजाबी डिसाइड करता है कि बलूचिस्तान का इंसान खाना खाए या ना खाए। हमारे रियासती पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान का हमारा रियासती, वो उस हिस्से से बाहर जा सकता है कराची में या नहीं जा सकता है, उसे परमिट बनाना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, वहाँ पे पूरे पीओजेके पीओजीबी में जितना पूरे साल का बजट है, उतना हमारे टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उसका पैकेज है। दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, वहाँ की मानसिकता आप देखिए, करीब 12 लाख मीरपुरी जो हमारे पहाड़ी, जो हमारे रियासती है, वो लंदन में बेचारे बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, दुबई में, सऊदी अरब में छोटे मोटे जॉब करते हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर के करीब 12 लाख नौजवान पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए पूरे मुल्क के रियासतों में है। दिस इज द डिफरेंस। हमारे इस कश्मीर खित्ते में 2 लाख से 2.5 लाख फुटफॉल हुआ। अच्छा, मैं इसमें बताना चाहता हूँ, जो कोई भी यहाँ पे एंटर करता है, चाहे वो टूरिस्ट हो या कोई यात्री हो, उसे यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड। वहाँ उस खित्ते में आप ना ही उस खित्ते से बाहर जा सकते हैं इस्लामाबाद, ना ही इस्लामाबाद से कोई आपके खित्ते में जो पीओजेके है या पीओजीबी आ सकता है। तो बताइए, क्या ये डिफरेंस नहीं है? कल वो आप कुछ भी कहिए, लेकिन कल जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारे मुल्क के सबसे बड़े त्यौहार में हिस्सा लिया, जो जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, वोटिंग, इलेक्शंस। कल हमारे पूरे कश्मीर के अवाम ने उसमें हिस्सा लिया। ये एक बदलाव है। हाँ, यूनियन ऑफ इंडिया का बाकी रियासतों या यूनियन टेरिटरीज़ के साथ जो
जो भी सियासी मामले है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामले है, पैकेज रिलेटेड मामले है, वो तो हर किसी बड़े मुल्क में है। वो आप यूनाइटेड नेशंस में, यूके में, फ्रांस में या किसी भी मुल्क में आप देखिए, यूनियन के साथ रियासतों के छोटे मोटे मसले होते ही है। अब कॉन्स्टिट्यूशनली मेरे भाई इरफान साहब ने, बड़े मोहतरम है मेरे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। अगर ये आर्टिकल 370-35A टेम्परेरी नहीं होता, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी सियासी जमात वहाँ पे रूलिंग पार्टी होती, क्या वो इसे एब्रोगेट कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। क्या दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑनरेबल कोर्ट उस पर मोहर लगा देता? नहीं लगा देता। ये हमें बेसिकली ये एक पॉलिटिकल रेटरिक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पैदा किया 47 के बाद ही, जिसमें फिर मरहूम शेख साहब खुद ही अपनी गलतियों के शिकार हुए। उसके बाद जब उनके पास कुछ नहीं बचा कश्मीरियों को सेल करने के लिए, एक होली रिट तैयार की जिसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं। आज के डेट में मुझे बताइए, क्या उनके कैंडिडेट ने, जिन्होंने यहां से इलेक्शन लड़ा, एक जगह भी ऑटोनॉमी का कहीं पे जिक्र किया? नहीं किया। क्या आज जो वाइस प्रेसिडेंट है और एक्स सीएम है मिस्टर उमर अब्दुल्ला, जो नॉर्थ से इलेक्शन लड़ रहे, एक जगह मुझे बताइए क्या उन्होंने ऑटोनॉमी का जिक्र किया? नहीं किया। उनका जो कैंडिडेट है बशीर मियां साहब, क्या वो कहीं पे भी जिक्र कर रहे हैं? नहीं। वो सिर्फ ए टीम, बी टीम, ए टीम, बी टीम, सी टीम, और पता चले इलेक्शन के बाद कि वही असल में ए टीम है। बेसिकली उन्होंने जो ये होली रिट है, ये हॉक्स बना के रखा था हम कश्मीरियों के लिए। कश्मीर के नौजवानों को कब्रिस्तानों में पहुंचाने के लिए उनके पास एक इजी सा एक एक्सक्यूज बना हुआ था कि जी हमें हिंदुस्तान के साथ लड़ना है। व्हाट इज हिंदुस्तान? हम सब हिंदुस्तान हैं। मैं हिंदुस्तानी हूं, आप हिंदुस्तानी है, मेरे इरफान हफीज लोन साहब मोहतरम हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी है। अगर ये होली रिट सही होती तो क्या इनके तीनों कैंडिडेट कहीं पे ऑटोनॉमी का जिक्र नहीं करते? बल्कि मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने तो नॉर्थ कश्मीर से डिफीट भी कंसीव की। उनका कल का जो बयान आया उसे आप लफ्ज सुनिए, इन बिटवीन वर्ड्स, बिटवीन द सेंटेंसेस आप अंडरस्टैंड करिए, उन्होंने नॉर्थ से डिफीट कंसीव की है, क्योंकि वो अब जान चुके हैं यहाँ पे कोई भी मखौला नहीं चलने वाला, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल रेटरिक नहीं चलने वाला। रियलिटी है कि हमारे नौजवान 10 लाख के करीब अभी भी बेरोजगार हैं। रियलिटी है, मेरे भाई याकूब साहब ने हकीकत कहा कि इनके बिजनेस में अगर कोई बदलाव आएगा तब ये बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे। इनके बिजनेस के साथ हजारों लोग जुड़े होंगे, जब उनकी जिंदगियों में बदलाव आएगा तब बदलाव है। फिरदौस साहब ने कहा कि हाँ, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल 100% यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है। कहीं पे इक्का दुक्का वाकयात नहीं हुआ, कहीं पे चक्का जाम नहीं, कोई स्कूल बंद नहीं, कोई हॉस्पिटल की खिड़की नहीं तोड़ी गई, कहीं पे स्कूल को नहीं जलाया गया, हमारी माँ बहनों को कोई तकलीफ नहीं हुई कल वोट डालने में, हमारे बुजुर्गों को किसी ने नहीं रोका, यहाँ पे कोई फॉरेन पावर कल कोई पेनिट्रेट नहीं कर सका, हमारे किसी वोटर को कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। ये एक बदलाव है, आई एक्नॉलेज दिस बदलाव। लेकिन असल बदलाव तब होगा जब यहाँ के लोगों की जिंदगियों में आसाइश, आराम होगा, जब मेरे 10 लाख पढ़े लिखे नौजवान भाई और बहनों को रोजगार मिलेगा, जब मेरे करीब 15 लाख लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, जब उनका बिजनेस पनपेगा, और मेरा कश्मीर जिसे हम बड़े सगीर का स्विट्जरलैंड कहते हैं, जब यहाँ पे डावोस की तरह एक मीटिंग होगी मेरे गुलमर्ग में, जब यहाँ डल लेक के 4 चिनार पे, जब एक तरफ मेरे एक पड़ोसी मुल्क का एक सफीर आएगा, एक टूरिस्ट आएगा, दूसरी तरफ मेरे दूसरे पड़ोसी मुल्क का एक सफीर आएगा, एक पड़ोसी आएगा, जब हम सारे एक साथ कश्मीरी वाजवान एक त्रामी में खाएंगे, तब मैं मानूंगा यह हकीकी बदलाव है। और यह बदलाव जम्मू कश्मीर की आवाम ने कल दिखाया। हम अमन के साथ है, भाईचारे के साथ है, हम लोकतंत्र के उस मंदिर की आज भी इबादत करते हैं। इतना देखने के बाद 30-35 साल हमने हजारों की तादाद में इन हाथों ने मेरे भाइयों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों की लाशों को कब्रिस्तान में डाला। आप किसी एक को देखिए यहाँ पे, इनके घरों में इनके लखते जिगर कब्रिस्तानों में पड़े हैं। लेकिन ये, मुझे माफ कीजिए इरफान साहब, ये आप नई दिल्ली से नहीं ये सवाल कर सकते। ये उन, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, सियासी ठगों से सवाल करिए जो कल तक ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, अचीवेबल नेशनहुड की बात करते थे। आज वो सिर्फ एक दूसरे को ताना दे रहे हैं, ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, और इसी में ये हमारे माइंडसेट को आज फिर वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इरफान लोन साहब मुझे खुद आरा बताइए, क्या आपने कुर्बानी नहीं दी है? आपके घराने ने खून नहीं दिया? आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बचपन के साथी, क्या वो कब्रिस्तानों की जीनत नहीं बने हैं? हमारे कश्मीर के एक हमारे इस कश्मीर को अगर जिस्म समझा जाए तो दिल
हमारे उस कश्मीर का दिल तो आज भी खाली है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, उनके घरों को खंडरात बना दिया इन लोगों ने। कहां है वो? मुझे बताइए खुदारा, क्या ये गलती भी हम नहीं दिल्ली वालों पे ठोकेंगे? नहीं, इस गलती के लिए हमें इनका गिरेबान नहीं, इनका कॉलर पकड़ना है। देखिए, बहुत से जो इन्होंने सामने अपनी बात रखी है, उसमें हम कुछ जगहों पर सहमत इनसे है। हम ये खुद भी मानते हैं कि यहाँ पर 1 लाख लोग मारे गए। ये एक इंसानी मसला है। तभी जाके वाजपेयी जी ने कहा था इस कश्मीर को हमें सुलझाना होगा इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के दायरे में। हम तो मानते हैं, हम सब ने सफ़र किया है, मैं तो इनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि हर समस्या का जो है बातचीत से समाधान होगा। और हिंदुस्तान जो लोकतंत्र, एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, और सिर्फ लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं है कि इलेक्शन होना। लोकतंत्र का ये अर्थ है कि हर समस्या का समाधान होना। एक इस छोटी सी घाटी में 1 लाख लोग, अभी भी हजारों में बच्चे जेलों में, और उसके बावजूद कहीं युद्ध भी हुए, तो हम ये समझते हैं एक समस्या जो है हम संविधान के दायरे में बातचीत करके उसका हल कर सकते हैं। मैं अपने भाई जावेद साहब से कहना चाहूँगा, शैलेंद्र जी, कि मैं आई लव दिस कंट्री, और मैं ये कोई बदलाव यहाँ पर मैं कुछ जो मेरी ये फ्रॉम माई दिस आई बिलीव इन बाय कन्विक्शन आई से दिस बहुत पहले से। और मैं ये इनसे कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लोग ताने मारते हैं। मुझे लोग ताने मारते हैं कि जो वो वाला कश्मीर उनके पास है, आप प्राउड नेशनलिस्ट है, लेकिन जो उनके पास कश्मीर है वहां पर प्रधानमंत्री है, वहां राष्ट्रपति है, वहां उनकी विधानसभा है, वहां उनका अपना झंडा है, वहां उनको स्वायत्तता है, भले ही कागजों पे। लेकिन मेरे पास क्या रखा? मेरा एक फुल फ्लैट स्टेट था, इसके टुकड़े किए, इसको यूटी बनाया। कभी इतिहास में देखा है एक स्टेट को यूटी बनते हुए? हमने देखा यूटी को स्टेट बनते हमारे कंसेंट के बिना। हम कहते हैं इस गलती का सुधार करिए। मेरा हक बनता है, क्योंकि आई एम ए प्राउड नेशनलिस्ट। मैं संविधान के दायरे में बात करता हूं। अगर उनके पास हकूक हैं पीओके में, तो सड़कों पर क्यों हैं वो लोग? देखिए, इस देश को आप उनसे कंपेयर ना करें। दिस इज अ ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी, ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एज कंपेयर टू देम। उनके पास भी होगा, लेकिन वी आर अहेड ऑफ देम। इसलिए मैं देश भर के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे राइट्स के लिए फाइट करें, हमारी स्टेटहुड दे दीजिए, हमारे पॉलिटिकल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की थी, उनकी बहाली के लिए बात करें। का जिक्र और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, यहां की असेंबली ने स्वायत्तता का रेजोल्यूशन पास किया है। यहां वर्किंग ग्रुप्स बने, उन्होंने रिकमेंड किया है। चुनी हुई असेंबली ने ठप्पा लगाया स्वायत्तता को, उसे हम ऑटोनॉमी रिपोर्ट कहते हैं। हाँ, बेशक मैं डिसपॉइंट हूं कि आज के इलेक्शंस में जो हो रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट के, अच्छी बात है लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि भाई देखो 5 अगस्त को 370 के डिसीजन को मान्यता मिली है, इससे पहले बाइकआउट होता था, आज हटाने के बाद वही जवान वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मैं उन्हें कहता हूं इसे आप उस कॉन्टेक्स्ट में ना ले ले। और उसके साथ साथ उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि जो यहाँ के जो आज के इलेक्शंस है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इश्यूज पे इलेक्शन नहीं लड़े गए पूरे कश्मीर में। जो जावेद साहब ने कहा, हम उम्मीद करते थे बेरोजगारी कैसे खत्म हो, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स कैसे वापस आए, रिटर्न ऑफ दीज पावर प्रोजेक्ट्स, हमारे पॉलिटिकल राइट्स कैसे रेस्टोर। जावेद साहब, आपने पॉलिटिकल रेटोरिक की बात की। इस बार के चुनाव में भी अनुच्छेद 370 का जिक्र हुआ है, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो इसका जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये फैसला गलत था। और इसको वापस लाने की अगर बात होती है, जैसे मैंने बताया पीएम मोदी बात कह चुके हैं कि न सिर्फ दीवार गिराई है बल्कि मलबा भी गाड़ दिया है, तो क्या ये एक सिर्फ चुनावी बयान है कि हम वापस लाएंगे? देखिए, इंडियन अलायंस के पास जो मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है इसका। तो क्या ये सिर्फ कश्मीर की आवाम को एक लॉलीपॉप देने वाली बात होगी कि हम वापस लेके आएंगे, क्योंकि 1 या 2 सांसद मिलकर तो वापस नहीं ला सकते? शैलेंद्र भाई, बदकिस्मती ये है कि ये पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आवाम को ये बिलिटल करना चाहते हैं, ये रेटरिक्स रोज रोज देकर। मुझे बताइए, आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही एक आर्टिकल है। जिस खूबसूरत लोकतांत्रिक मंदिर ने ये दिया था, उसी खूबसूरत लोकतांत्रिक मंदिर ने वापस ले लिया।
आपने मुझे कोई चीज उधार दी थी, ये घड़ी आपने वापस ले ली, मुझे कौन सा हक बनता है कि मैं आपको हक लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी क्लियर। दूसरी बात, आर्टिकल स्टेट को आप ड्यूटी नहीं बना सकते वहां के लोगों को। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, आर्टिकल 370-35 से अगर इतना ही मोहतरम और नहीं था, मोहतरम और मुतबरक होता, अगर वो मुतबरक होता, अगर मुतबरक होता, नहीं मुझे बताइए, अगर वो मुतबरक होता नहीं है फेडरलिज्म में, आपको जम्मू कश्मीर के आवाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की भाषा बोल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 96 में 60 मेंबर्स थे, उनके असेंबली में बहुमति थी, उन्होंने इसको परमानेंट क्यों नहीं किया? मुझे बताइए, अपने पॉलिटिकल मास्टर से सवाल कीजिए, आप एक ऑनरेबल डीडीसी मेंबर है, अपने पॉलिटिकल मास्टर से सवाल करिए, फारूक अब्दुल्ला साहब से सवाल करिए, जब उनके पास 1/3 मेजॉरिटी थी 96 में, याकूब साहब मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूं, उन्होंने उस टाइम इसे परमानेंट क्यों नहीं बनाया? उन्होंने जिक्र तक क्यों नहीं किया 96 से लेकर 2002 तक? बताइए मुझे, अगर आर्टिकल 370-35 है 47 में एनेक्ट किया गया था महाराजा साहब की निगरानी में, उसके बाद शेख साहब ने इसको परमानेंट क्यों नहीं बनाया? बताइए मुझे। 1977 में, कहां पे? 1977 जब उनकी तब फुल मेजॉरिटी थी, तब भी इनका उसको परमिट नहीं किया गया था। That's what मुझे लगा आप बोल रहे हैं कि उन्हें इंप्लीमेंट किया, कहीं पे भी नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब के पास लास्ट टाइम वो उनकी जिंदगी का आखिरी वो मेजॉरिटी लेने का सपना पूरा हो गया था, जो अब कभी नहीं पूरा होगा। अगर लोगों की फरियाद ऊपर वाले ने सुनी, उनके घराने से, उनके पार्टी से कोई पार्लियामेंट भी नहीं जाएगा। मुझे बताइए शैलेंद्र भाई साहब, अगर ये मुहतरम और मुतबरक होता ये आर्टिकल, अगर ये टूथलेस टाइगर नहीं बनाया होता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अगर इस आर्टिकल को वीक नहीं किया होता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस मजाज से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस ताकत से इसको एब्रोगेट करता? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से एब्रोगेट किया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से ही मिला था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फाइनल ठप्पा लगा दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कुछ नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं है, और ना ही हमारी लोकतंत्र में अगर कोर्ट ने कोई निर्णय लिया हम उसका सम्मान करते, लेकिन आप अपने राइट्स की बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स की बात तो हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन आप एक फक्स मत बनाइए। नहीं दिल्ली वालों ने किया था, का नाम लेकर हमने आप जब अपनी एग्रीमेंट जिम्मेदारी किया था, से उन्होंने दरकिनार होना कहा चाहते कि हैं। हमारा इलाज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुल्म, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जुल्म ढाया कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ही 1 लाख लोग कब्रों में, लेकिन उनसे सवाल नहीं करते आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? आर्टिकल 370 की बात तो करिए आप, आपका पूरा हक है, लेकिन 1 लाख लोगों के कत्ल का भी आप हिसाब लीजिए अपने पॉलिटिकल मास्टर से। 370 की बात आप हर जगह करते हैं, कहीं पे भी मैंने आपको नहीं सुना। अच्छा, सुनने में आया है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्थ में, किस बुनियाद पे? आप अपना मौक़िफ़ वाज़िया रखिए, पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरा मुल्क आपको देख रहा है। बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपकी क्या साठ बात है? क्यों उनकी बात नहीं उठाते? क्या पोटा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं लाया? अफसपा उन्होंने नहीं लाया? क्या पीएसए उन्होंने नहीं लाया? क्या उनकी वजह से आज भी करीब 6000 हमारे बच्चे जेलों में, जिनका एफआईआर 96 में बना है, जिनका एफआईआर 2010 में बना है? आप इन चीजों को मत नकारिए। मैं अपने ऑनरेबल पीएम साहब से लड़ सकता हूँ, आईने हिंद में मैं लड़ सकता हूं, अगर मुझे कल लोगों ने साथ दिया मैं पार्लियामेंट जा सकता हूं, मैं उनके साथ लड़ सकता हूं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक बयान दीजिए, आप कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। आप देखिए, मैंने पहले कहा कि हमें एक संघर्ष करने की जरूरत है। जो इन पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे साथ किया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने कहता हूं। अब संघर्ष आप बिल्कुल, जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं उनकी बहाली के लिए, हमारे स्टेटहुड के लिए, हमारे पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो एनश्राइन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अरे शैलेंद्र जी, क्या बात आप बोल रहे? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो गलतियां की है, ब्लंडर्स की है, वो कोई बताने की बात नहीं, एवरीबॉडी नोज इट। लेकिन डॉक्टर करण सिंह साहब ने कहा कि जो दिल्ली वालों ने भी गलतियां की है उसके लिए मैं कहीं पुस्तकें लिख सकता हूं। किन्होंने 53 में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, किन्होंने सदर रियासत और इसको फैसिलिटेट किया खत्म करने में। आप मेरी बात सुनिए, आज क्या बदला है? क्या मेरे कश्मीरी पंडित भाई वापस आए? क्या अफसपा यहाँ से हटा? क्या डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट यहाँ पर नहीं है? क्या पूरे देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा फौजी तैनात है, कहां पर है?
इस धरती पे है। क्या आप ये मानते हैं कि 370 हटने के बाद सब समान ही हुआ? इरफान साहब, नहीं अब हुआ। यहाँ कांग्रेस हमारे और नेशनल जेन्युइन कॉन्फ्रेंस में राइट्स को उनसे जावेद बात भाई करिए। रिजॉल्व करना होगा। मैं बिल्कुल मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्टेट हुड वापस आए। संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस आए, लेकिन अब सपा, पीएसए, पोटा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की देन है, जिनके नैरेटिव को आप सपोर्ट कर रहे हैं। कब किया आपने उनके support? मैनिफेस्टो में यार, 370 का मेंशन भी नहीं है। गलत बात कर रहे हैं ये। आप ये गलत बात कर रहे हैं। आप जब उनकी बोली आपने बोलते हैं, कैसे ए टीम, बोली बी है? टीम, सी टीम, हमने- दैट मींस हमने नेचुरली कभी यू आर नहीं बोला एक्चुअली किसी को सपोर्टिंग A देयर team, B नैरेटिव। team। आप हमने- उनसे सवाल करिए आप ना, खुद आप ही- पीएम साहब से सवाल कर रहे हैं, आप बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, आप नई दिल्ली से सवाल कर रहे हैं। आफ्सपा को लेके हाल ही में देखिए, हमने किसी का नाम भी नहीं बोला, ए टीम, बी टीम, सी टीम, सारे लोकतंत्र में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से स्टेटमेंट भी आ चुका है कि आफ्सपा को लेके इसको रिवोक करने को लेके उस पर विचार किया जाएगा। वहां जाते स्टेटहुड की बात करें, उसको लेकर भी कहा जा चुका है। पार्लियामेंट के मंच से, पार्लियामेंट के पटल से गृह मंत्री अमित शाह बात कह चुके हैं कि स्टेटहुड भी होगा, वापस लौटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। बिल्कुल, और उसके ये भी कहा गया है कि चुनाव भी कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है सितंबर से पहले चुनाव कराए जाएंगे। भाई हाँ जी, हमें वांचू साहब दिल्ली जाना पड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस की डेट लेने के लिए। उसके बावजूद भी इन्होंने अभी साइमल्टेनियसली नहीं किया। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए, वहां जाके सरकार ने कहा कि हाँ जी हम रिस्टोर करेंगे। तो आप क्या बात बोल रहे हैं? यहाँ पर एक समस्या है, उस समस्या को हमें, एक राजनीतिक मुद्दा है, उसको हल करना होगा। इस बात से हम, ये देश हित में मैं बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा खुल के बताइए राजनीतिक मुद्दा, हम भी मैं ये समझना नहीं कह रहा हूँ कि जो कुछ लोग जो बातें करते थे जो अचीवेबल नहीं है, मैं उस हल की बात करता हूँ जो हल संभव है भारत के संविधान में। मान लीजिए शैलेंद्र जी, अगर 370 होता भी नहीं, पूरे विश्व में ऐसी कहीं मुमालिक मुल्क है और स्ट्रांग है, यूनिटी है वहां पर, जिसे हम संघीय ढांचा कहते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं। वो रूह है हमारे केशव नंदा भारती में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो सोल बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर 370 होता भी नहीं 5 मिनट के लिए, तब जाके भी आप ज्यादा से ज्यादा रियासतों को पावर्स दे सकते हैं, वो अपना संविधान, अपने कवानीन बना सकते हैं। हमें तो एक एग्रीमेंट हुआ था, हमारे साथ ये वादा किया गया है, ये वादा खिलाफी है जो 5 अगस्त का फैसला है। हम चाहते हैं संविधान के दायरे में जो भी संभव होगा हम जम्मू कश्मीर के आवाम से बात करें। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो किया है, जनता उनसे हिसाब मांगेगी, उसमें कोई दो राय है नहीं। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने ब्लंडर्स नहीं किए, लेकिन हम एक बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि उस मुद्दे के लिए हम सबको संघर्ष करना चाहिए। लेकिन आपने संविधान की बात की, बदला तो संविधान नहीं हुआ है ना, संविधान नहीं बदला हुआ है, तो आप संविधान जो दायरा बता रहे हैं वो तो बदल चुका है। बिल्कुल, तो अगर आप संघर्ष करेंगे, जिस संविधान ने दिया था, जिस संविधान के द्वारा, वैसे तो इसमें हम ये समझते हैं कि लेकिन अच्छा, एक बार मैं बिल्कुल, तो उसके लिए जब हम संघर्ष करेंगे तो पूरे भारत के लोग हमसे जुड़ेंगे, और हमें उम्मीद है इवन भारतीय जनता पार्टी भी कल कहेगी कि इनका जेन्युइन संविधान के दायरे में बात है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी सरकारें रही है, इवन वाजपेयी जी, उन्होंने भी कहा, इससे पहले मुल्क के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा शॉर्ट ऑफ आज़ादी स्काई विल बी द लिमिट। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग, भारत की सरकार एक दिन हमें सुनेगी और संविधान के दायरे में हमारी कावेरी इजी